तो आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आईएसआईएस आतंक का आकर्षण। यह आकर्षण आखिर भारत के कुछ नौजवानों में क्यों बढ़ रहा है? मुंबई से सटे कल्याण में रहने वाला अरीब मजीद आखिर इराक क्यों जाना चाहता था? ऐसा क्या हुआ कि वो आतंकी संगठन आईएसआईएस का लड़ाका बनने के लिए तैयार था? सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के सामने अरीब ने जो बयान दिया है उससे इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देखिए अरीब का कबूलनामा, कैसे वो फंस गया आतंक के आकर्षण में। मुंबई से 3200 किलोमीटर दूर इराक तक क्यों चला गया था अरीब फैयाज एजाज अहमद मजीद? मैं पिछले कुछ अरसे से कुरान पढ़ने और समझने लगा। ऐसा क्या था जो 22 साल के अरीब को आतंकी संगठन आईएसआईएस के गढ़ तक खींच कर ले गया था? ताहिरा से मुझे पता चला कि आईएसआईएस कैसे इस्लाम धर्म के लिए अच्छा काम कर रहा है और ताहिरा से मुझे सीरिया और इराक पहुंचने की जानकारी मिली। इराक का सुन्नी चरमपंथी आतंकी संगठन आईएसआईएस, जिसने अपनी दहशतगर्दी से पूरे दुनिया को हिला रखा है। निर्दोष लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाले आतंकी संगठन आईएसआईएस के गढ़ से लौटा है मुंबई से सटे कल्याण का रहने वाला अरीब मजीद। शुक्रवार को जैसे ही अरीब का विमान तुर्की होते हुए मुंबई पहुंचा, उसे पूछताछ के लिए किसी अनजान जगह पर ले जाया गया। एनआईए अरीब से पूछताछ कर रही है। अरीब ने पूछताछ में बताया कि इराक और सीरिया में अब भी 13 भारतीय आईएसआईएस के साथ लड़ रहे हैं और आईएसआईएस ने इन 13 लड़कों को AK-47 जैसे खतरनाक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक करीब 20 भारतीय आईएसआईएस में शामिल हो चुके हैं। उस वक्त हमारे साथ अलग अलग देशों के 45 से 50 लोग थे। आखिर 3 दिन हमें AK-47 चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई। हमारा लिखित और मौखिक टेस्ट लिया गया और हमें फिर अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए। एनआईए अरीब मजीद के नार्को यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन पर टेस्ट कराने की भी तैयारी में है। एनआईए के सामने पूछताछ में अरीब ने सुनाई है आतंक के घर तक पहुंचने की कहानी। अरीब मजीद ने बताई है हिंदुस्तान से इराक के मौसुल तक पहुंचने की कहानी। हमसे पूछताछ करने वाला अली मीर शिसानी आईएसआईएस का बड़ा अफसर था। उसने चर्चा की, हमें आईएसआईएस में शामिल होने की इजाजत मिली। फिर हमें एक रेगिस्तान में 8 से 10 दिन रखा गया। बाद में हमें एक कार से रक्का ले जाया गया, वहां हमारे नाम बदले गए। आईएसआईएस के बारे में आप जानते हैं, इसका जन्म इराक और सीरिया में हुआ। भले ही इसका जन्म इराक और सीरिया में क्यों न हुआ, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसे अछूता नहीं रह सकता है। इस हकीकत को भी हमें समझने की आवश्यकता है और कुछ गिने चुने भारतीय नौजवान भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। एनआईए के सामने अरीब के खुलासे के बाद सरकार भी चिंता में है कि आखिर क्या वजह है जो देश के नौजवान इतनी कम उम्र में आतंकवाद की राह पकड़ लेते हैं। तो यही सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे एक्सपर्ट्स तो मौजूद हैं ही, लेकिन उसके साथ ही हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी अब जुड़ गए हैं। आपको बता दें, बीजेपी से प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा एनसीपी से नवाब मलिक साहब और साथ ही हिंदी सामना के एडिटर प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, सवाल ये कि इसे चिंता बताया है गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने और कहा है इराक और सीरिया में आईएसआईएस हो, लेकिन ये अब भारत को भी प्रभावित कर रहा है। अरीब मजीद तो खुद वापस लौट आया, लेकिन जो लोग जाने के बारे में सोच रहे हैं या वहां फंसे हुए हैं, इस सब के लिए सरकार क्या करेगी? कोई रणनीति है सरकार के पास? इस संदर्भ में सरकार को जो कार्य करना है उसके 2 पक्ष हैं। एक तो यह है कि जो भारतीय वहां बचे हुए हैं, जैसा कि विदेश मंत्री ने सदन के पटल पे कहा था कि हमारा उनसे सीधा संपर्क नहीं है, सूत्रों के माध्यम से संपर्क है। उनकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए और उन्हें वापस लाने को कैसे प्रयास किया जाए, वो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि यह समस्या जिसका कि जन्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यह भारत में अपने पांव न जमाने पाए, प्रसार न होने पाए, चूंकि आईएसआईएस ही नहीं, अलकायदा ने भी भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी शाखा खोलने की बात कही है। तो युवाओं को उस आकर्षण में पड़ने से रोका जाए, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करना दूसरा लेकिन सुधांशु जी, अब ये जो दूसरा पक्ष है, इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो है गवर्नमेंट के स्तर पर, जिसको
हाँ, तो मैं यही जानना चाहती थी, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हम अपनी लगातार दिखा रहे हैं और जो हमारी अभी हमने एक्सपर्ट से भी बात की, उसमें ऑनलाइन रिक्रूटमेंट की बात आ रही है, यूट्यूब की, फेसबुक की, इन तमाम चीज़ों से युवाओं को किस तरह से आतंक के नेटवर्क में खींचा जा रहा है। यहाँ पर सरकार किस तरह से नियंत्रण कर सकती है? क्या चेक्स एंड बैलेंसेस हो सकते हैं? देखिए, जो आपने कहा, व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दो तरीके, दो एस्पेक्ट हैं, दो डायमेंशंस हैं। एक तो यह है कि सरकार गुप्तचर सूचनाएं प्राप्त करके रहे, जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, गुप्तचर तंत्र की हमें बहुत सख्त आवश्यकता, और अच्छा गुप्तचर तंत्र किसी भी राज्य व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा यह है कि स्ट्रेटेजिकली उन लोगों को लॉ एंड ऑर्डर वाले एंगल पे डील किया जाए, वो एक छोटा सा पक्ष है। तीसरा यह है कि सोशल मीडिया और अन्य साधनों का जो उपयोग किया जा सकता है नफरत फैलाने में और युवाओं के मन में भ्रम उत्पन्न करने में, उसको रोकने का प्रयास किया जाए। परंतु एक दूसरा, अब जो दूसरा डायमेंशन है, ये तो एक डायमेंशन हुआ जो गवर्नमेंट के लेवल पर है, जो अलग डायमेंशन है जो सोशियो पॉलिटिकल है, उसमें जो समाज के भिन्न भिन्न वर्ग हैं, जो बौद्धिक एस्टेब्लिशमेंट है भारत का, जो राजनीतिक एस्टेब्लिशमेंट है, उसको भी इसमें एक सकारात्मक भूमिका निभानी होगी कि किसी भी प्रकार के ऐसे तत्व जाने अनजाने में ऐसी बातें जस्टिफाई न होने पाए कि जिसे हम, जैसे उदाहरण के लिए कोई घटना हो जाए तो हम उसको आतंकवाद का जस्टिफिकेशन नहीं बना सकते कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में गरीबी है इसलिए नक्सलिज्म जस्टिफाइड है, या मान लीजिए कहीं कोई दंगा हो गया इसलिए नक्सलिज्म जस्टिफाइड है। कश्मीर में यदि किसी भी प्रकार का वहां पे शोषण हुआ है पिछले 60-70 सालों में, इसलिए आतंकवाद जस्टिफाइड है। यदि हम इस प्रकार की कोई बात कहते हैं तो हम अनजाने में उस विचारधारा को पोषण देने का काम करते हैं, जो आगे जाके भारतीय और ये राजनीतिक पार्टियों पर, राजनेताओं पर, जो राजनीति करते हैं उन पर यह लागू होती है। ये आप अहम बात कह रहे हैं सुधांशु जी, और मैं मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास से ले जाना चाहूंगी। मीम साहब, आप किस तरह से प्रतिक्रिया देंगे जो सुधांशु जी कह रहे हैं? और इसके साथ ही एक सवाल उठता है मन में कि ये संपन्न परिवारों से ये बच्चे आते हैं, फिर क्या वजह हो जाती है कि हर चीज़ को ये धर्म के साथ जोड़कर देखते हैं? अरीब मजीद ये कहता है, आई क्राइड व्हेन आई सॉ यू सिनिंग। हर कॉन्सेप्ट का इतना ट्विस्टेड इनको एक बताया जाता है पूरा विस्तार, जिससे ये सच मान लेते हैं। देखिए, जो कुछ भी अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा, पहले तो मैं कहूँगा कि उन्होंने कोई भी बात गलत नहीं कही, बिल्कुल सही पर्सपेक्टिव में कही। ये बात उनकी जो उन्होंने आखिर में कही कि किसी भी चीज़ को इस बात के लिए यानी सपोर्ट नहीं करना चाहिए कभी भी कि भाई चूंकि कहीं जुल्म हुआ तो उसके नतीजे में आतंकवाद बढ़ रहा। ये बात सही है, बिल्कुल ऐसी कभी भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए, और इससे जाहिर है देश का माहौल जो है कोई अच्छा नहीं बनेगा। और लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि इसकी इंक्वायरी के नतीजे में सबसे अहम बात ये होगी कि इन्होंने ये हरकत क्यों की और ये क्यों वहाँ पर गए, उसका अच्छी तरह से आकलन करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ दो सतह पर इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जब कभी आतंकवाद की बात होती है, और इस खास तौर पे जो इराक के अंदर और सीरिया के अंदर चल रहा है, ये टोटली मुस्लिम मुसलमान हैं जो मार भी रहे हैं और जो मर भी रहे हैं जी। और यहाँ से जाने वाले उस तरफ क्यों उनकी तवज्जो गई है, ये बड़ी हैरत की बात है। और ये इसलिए मुझे लगता है, एक तो सोशल मीडिया का भी इसके अंदर काफ़ी रोल है। अब उसे नेगेटिव कह लीजिए, सोशल मीडिया का जहाँ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है वहीं उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, और इसको देखने की ज़रूरत है। मेरा ये मानना है कि भारत के अंदर इसमें दो सतह पर लड़ने की ज़रूरत है। जैसे जो भी बच्चा आया है, इसको ये बताया जा रहा है, जो भी खबरें आ रही हैं कि वो कहता है उसे शायद अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। तो इसके लिए हमारी जिम्मेदारी ये है कि एक तरफ तो सरकार कानूनी तौर पर उसके जो भी कानून हैं वो लागू करके उसका इतलाक होना चाहिए और कानून को अपना काम करना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार को ये भी कोशिश करना चाहिए कि वो धार्मिक लोग जो इस मामले में सही मायनों में बता सकते हैं इन बच्चों को कि ये इस्लाम नहीं है जो तुम कर रहे हो, ये इस्लाम से दुश्मनी कर रहे हो तुम लोग। और इस पर अभी हम कई दूसरी जगहों पर बहस में हिस्सा लिया है हमने, और हमने यही बात कही है। बल्कि धार्मिक लोग भी जहां पर थे उनको भी मैंने यही कहा है कि ये उनकी जिम्मेदारी है। अभी हमारे एक दोस्त ने किसी ने फरमाया था, आपके चैनल पर नहीं कहीं और, कि ये मदरसों से और जुमे की नमाज के बाद ऐसा होता है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें जो बच्चे आ रहे हैं उसमें ज्यादातर पढ़े लिखे लड़के हैं। वो तो मदरसों में पढ़े ही नहीं है। मदरसे में पढ़ने वाले का तो बेचारे का
का इंटरनेट तक एक्सेस भी नहीं है, उनकी तालीम दूसरे तरह की है। और मैं समझता हूं, लेकिन जो हमारी क्लर्जी है, जो हमारे मजहबी रहनुमा है, खास तौर पर जो मुफ्ती हैं, आलिम हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। जो पॉइंट आप उठा रहे हैं मुसलमान बच्चों से अगर इस तरह के कुछ बच्चे हैं तो उनको समझाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है पर क्या जिम्मेदारी एक सोसाइटी की हो और उसमें अलग अलग वर्गों की। उस और सुधांशु जी भी इशारा कर रहे हैं। नवाब मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवाब मलिक साहब, ये तमाम चीजें हैं जिस पर सब लोग एक कंसेंसस, एक आम राय पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट की और इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल होने की, आपको क्या लगता है ये कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के लिए? सरकार, मुल्क और समाज सभी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इससे पहले मुसलमान बच्चों को गुमराह करने के लिए मैन टू मैन कनेक्टिविटी और लिटरेचर के जरिए उन बच्चों को गुमराह किया जाता था। अब जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो थोड़ा सा दीनी माहौल में रहते हैं, ऐसे बच्चों को इंटरनेट से कनेक्ट करके उनको गलत तरीके से इस्लाम के बारे में जानकारी देना, उनके इमोशन को जगाना और उन्हें गुमराह करके उसका इस्तेमाल करने का ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है, जो देश के लिए और खास करके हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। हमें लगता है कि विद इन कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम खड़ा करना पड़ेगा कि इस तरह से जो भी कुछ लिटरेचर है या पढ़े लिखे जो नौजवान बच्चे हैं, उनके बीच में अवेयरनेस ड्राइव कम्युनिटी की तरफ से करना पड़ेगा। और सरकार को जरूरत है कि इस तरह से बहुत सारे अब सिस्टम बन गए हैं जहां पे इस तरह से कुछ चीजें हैं तो मॉनिटर करके उसे देखा जा सकता है और उसे कहीं ना कहीं ब्लॉक करना या कहां से चल रहा है उसके बारे में एक्शन लेना। अगर इसको पूरी तरह से मॉनिटर नहीं किया गया तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। एक तरफ कम्युनिटी, समाज, लोग इसके लिए आगे आए, जैसे कि अफजल साहब सरकार ने अपना कहा काम करे। बिल्कुल नवाब मलिक साहब, आप बहुत अहम बात कह रहे हैं। आपने भी वही दो पहलू उजागर किए हैं और मैं इसी को ले जाना चाहूंगी क्योंकि ये कड़ी है। आप तमाम मेहमान जो इसको आगे लेके जा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, सवाल यहाँ पर ये है, जो हर पैनलिस्ट हमारा कह रहा है कि क्या फिर दो तरीके से इस समस्या को हमें डील करने की जरूरत है। सरकार के स्तर पर आपको मॉनिटर करना होगा कि सोशल मीडिया पे क्या कुछ चल रहा है, कहाँ वेबसाइट्स के माध्यम से किस तरह से पहुंचने की कोशिश हो रही है नौजवानों तक, और दूसरी तरफ सोसाइटी को अपनी भूमिका निभानी होगी कि ये जो बच्चे हैं ये गलत रास्ते पर ना जाएं। आपको अपनी भूमिका निभानी होगी और राजनीति को परे रखना होगा इससे। निश्चित तौर पर देखिए, ये जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आतंकवाद को लंबे समय तक जो प्रश्रय मिला, उसके राजनीतिक कोण रहे, वरना हम आतंकवाद के जो शुरुआत में शिकार हुए देश हैं उसमें से एक है। और आतंकवाद पर हमें ये क्षमता होनी चाहिए थी कि निपटने का हमारे पास सर्वोत्तम साधन होना चाहिए था। संकट हुआ ये कि हम उसके राजनीतिक आयामों पर चर्चा करते रहे। आज जो समस्या आकर खड़ी हुई है आपके समक्ष, आईसिस के पहले अल-कायदा, इसका बहुत जो खतरनाक वर्जन था, वो हिंदुस्तान में अपने पैर नहीं जमा पाया। इसलिए हिंदुस्तान के पासपोर्ट को यूरोप और अमेरिका में जो है हिंदुस्तान का हमारा जो मुसलमान भाई था, उसके प्रति भी वहां पर देखने का दृष्टिकोण जो था बहुत उदार था। लेकिन अब जैसे ही आप दिखाई देगा कि आईसिस आपके यहाँ भी रिक्रूट हो रही है, अल-कायदा भी आपके यहाँ पांव पसार रहा है, और रेडिकलाइजेशन जो हो रहा है, वो सरकार अगर कोई कदम उठाती है तो उसको जो है समाज के खिलाफ दिखाने की एक दृष्टि रही है। ऐसे में सामाजिक और सियासी जब तक एक विमर्श नहीं खड़ा होगा और उदारपंथी जो है वो इस्लाम के जो उदार और शांतिपूर्ण स्वरूप है उसको जब तक अपने समाज में मान्य कराने के लिए पहल नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं छेड़ेंगे, तब तक आईसिस जैसी समस्या जो है वो किसी भी तरह पूरे विश्व के लिए खतरा है। और हिंदुस्तान में चूंकि हम बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ी आबादी, दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान में है और सबसे शांतिपूर्ण मुसलमान है, वो उस मुसलमान की अपनी पहचान जो है उसको संकट में डालने का कार्य हो रहा है। इसलिए समाज को जागृत होकर सामने आती है प्रेम शुक्ला जी, और ये बाकी तमाम पॉलिटिकल मेहमान भी मेरे साथ सहमत होंगे कि जब भी ये बात आती है तो उसके साथ ये सवाल उठता है कि क्या आप उससे एक धर्म विशेष से जोड़ रहे हैं, क्या आप उससे एक समुदाय से जोड़ रहे हैं। अगर आप जोड़ रहे हैं तो क्या आपकी समस्या आतंकवाद है? मैं सिर्फ सवाल उठा रही हूँ कि क्या आपकी समस्या आतंकवाद है या फिर आप वाकई में इस समस्या की जड़ तक जाना चाहते हैं। इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, ये अपने आप में बेहद संवेदनशील मुद्दा है, तो इस पर सारे वर्ग मिलकर कैसे काम करें और सरकार के हाथ कैसे मजबूत किए जा सकते हैं। 4 दोस्तों के साथ इराक गया था अरीब।
AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। फेसबुक पर ताहिरा भट्ट नाम की महिला ने इराक पहुंचने का रास्ता बताया था। ताहिरा दुनिया भर के भट्ट के लोगों को ISIS में शामिल करती है। आतंकवादी संगठन ISIS में कुल 13 भारतीय शामिल हैं। सूत्रों से ये खबर मिल रही है कि अरीब का नार्को टेस्ट हो सकता है। हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को आपने सुना, हमारे बाकी जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरह की बातें सामने आई हैं, उसके बाद कंचन जी, सवाल ये उठता है कि इस चीज़ को लेकर के एक आम राय है कि दो स्तर पे काम करने की ज़रूरत है। एक तो एज अ सोसाइटी कंचन जी किस तरह से काम किया जा सकता है और दूसरा सरकार क्या कर सकती है। अच्छा, एक चीज़ और सामने आई जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी कि क्या किसी तरह से सोशल मीडिया पर नियंत्रण किया जा सकता है? कतई नहीं। देखिए, सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की काम और देशों ने कर लिया। पाकिस्तान में एक समय उन्होंने YouTube बंद कर दिया, फेसबुक बंद कर दिया, ट्विटर बंद कर दिया, इंटरनेट पे एक्सेस कंट्रोल कर दिया। उसके बावजूद भी वहां पर कुछ उसका फल मिला नहीं उन्हें। इससे कोई फायदा नहीं है। देखिए, दो रिस्पॉन्सेज होना चाहिए, पैरेलल रिस्पॉन्सेज। एक स्टेट रिस्पॉन्स, स्टेट को वही काम करना चाहिए जो स्टेट कर पाएगी। पाबंदी लगाना नेट पर ये स्टेट कर नहीं पाएगी, लगाने के लिए लगा देगी। आप प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू से आप वहां पर जा सकते हैं। आप एक साइट को बंद कीजिएगा, 20 साइट निकल आएंगे। तो ये कोई काम की बात नहीं है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, देखिए, जैसे अभी तक हमने इस्लामिक स्टेट या दाइश के खिलाफ जो एक लीगल प्रोसेस होता है, उसका कोई लीगल स्टेटस जो होता है, वो हम लोगों ने अभी तक तय नहीं किया। क्या ये इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये लीगल ऑर्गेनाइजेशन है? इस लड़के को जो रोका गया है, अब जो खबरें जो आ रही हैं, UAPA के अंतर्गत इनको रोका गया है। लेकिन UAPA जो लॉ है, वहां पर ऑर्गेनाइजेशंस लिस्टेड हैं, दाइश उनमें लिस्टेड नहीं है। तो फिर इसका लीगल स्टेटस क्या है? आप उसके खिलाफ किस आधार पे काम कीजिएगा? एक नंबर, स्टेट, ये कठिन चीजें हैं और कठिन चीजें स्टेट नहीं करना चाहती। दूसरी बात जो है, आप आइन लाइए, कानून लाइए। धर्म के नाम पे राजनीति करना, जिसको वोट बैंक पॉलिटिक्स कहते हैं, उस पर पाबंदी लगाइए। स्टेट को वो काम करना चाहिए, वो अभी तक स्टेट नहीं जो करने की जरूरत है। सुधांशु जी, बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी। एक छोटी सी तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, वो जो है वो नॉन स्टेट रिस्पॉन्स, सिविल सोसाइटी का जो रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स जो है, सब लोग सहमत है, उस पर हम लोग सब सहमत है। सुधांशु जी, आपकी प्रतिक्रिया। कंचन जी कह रहे हैं कि ये कुछ कदम है जिनको एक चीज मैं कहना चाहता हूं। मैं आती हूँ बालकृष्ण जी, तुरंत आपके पास आ रही। सुधांशु जी से एक प्रतिक्रिया इस पर। देखिए, ये कंचन जी ने जो कहा उसको मैं एक और चीज से कनेक्ट करना चाहता हूं। आज ही की कॉन्फ्रेंस में हमारे IB के जो चीफ हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि ये जो कम्युनिटी की लीडरशिप है, देखिए, ये विषय मुस्लिम समुदाय से जुड़ता है, तो मुस्लिम समुदाय के जो धार्मिक नेता हैं, उनका नेतृत्व, उनकी दृष्टि, उनकी प्रतिक्रियाएं भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। अभी तक सकारात्मक भूमिका तमाम जगहों पर निभाई है। जैसे देवबंद ने आतंकवाद के खिलाफ 2010 और 12 में फतवा दिया था। यदि वह इस विषय को संवेदनशीलता से लेंगे और अभिभावक भी अपने इस विषय पर नजर रखेंगे, तो यह संभावना कम हो सकती है कि हमारे बच्चे उस तरफ जाएं। और दूसरा, मैंने जो बात कही, हमारे इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट को तो इस बात को जरूर ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। बालकृष्ण जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा एक तंजीम है जो हर सुन्नी मुसलमान के घर में जाके जो फंडामेंटलिस्ट प्रोपेगेंडा जो है उसका प्रचार करता है। तो ये आप देखिए, जो ISIS जो है वो एक सुन्नी सलाफी वहाबी तंजीम है। और मेरा ये नहीं है आरोप है कि जितने भी वहाबी है, जितने सलाफी है, सब जिहादी है या आतंकवादी है। लेकिन ये गौरतलब है कि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस वर्ल्ड में है, सब ये सलाफी वहाबी जो आइडियोलॉजी है उसको मानता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो जितने भी लोग यहाँ पे हिंदुस्तान में एक जो तंजीम, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब लोग जानते हैं कि जितने बरेलवी जो सुन्नी मुसलमान हैं, उनके घर में जाके कहते हैं कि आप ये ख्वाजा जो अपना गरीब नवाज के जो वहाँ पे जाते हैं, दरगाह पे जाते हैं, वहाँ पे मत जाइए, निजामुद्दीन औला की दरगाह पे मत जाइए, हाजी मलिक में मत जाइए। ये जो चल रहा है फंडामेंटलिस्ट प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। जो हमारे बरेलवी जो हमारे मुसलमान हैं, उनको सपोर्ट करना बहुत ही जरूरी है। मैं चूंकि उन्होंने एक ऐसा मसला उठाया है, उसके बारे में थोड़ी वजाहत या कहना चाहिए क्लैरिफिकेशन करना जरूरी है।
वहाबी या सलफी जिसको कहते हैं, वो सऊदी अरब की आइडियोलॉजी को माना जाता है। और मैं ये बता दूं कि सऊदी अरब की आइडियोलॉजी के मानने वाले जितने भी लोग हैं, उन्होंने दाइश के खिलाफ फतवा भी दिया है। मैं एक जानकारी और दे दूं, चूंकि सुधांशु भाई ने सवाल उठाया कि भाई मजहबी लोगों का फर्ज है, तो मैं ये बता देता हूं कि 5000 उलमा यानी कि आलिम लोग जो हैं, जो मजहब की जानकारी रखते हैं और जिनको एक स्टेटस हासिल होता है, जिन्होंने मजहबी तालीम हासिल की है, तकरीबन 5000 तलबा दाइश के खिलाफ, और ये खिलाफत जो चल रही है, ये जो एक नाम नेहाद खलीफा बनकर के खड़ा हो गया है, पड़ेगा आप सबको उसके खिलाफ भारत मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन आप लोग जो अहम जानकारियां दे रहे हैं उससे ये बात साफ है कि ये मामला अपने आप में बहुत पेचीदा है, देश की सुरक्षा से जुड़ा है, हमारे नौजवानों के भविष्य से जुड़ा है। और ऐसे में सवाल ये है कि इस आतंक के नेटवर्क में हमारे अपने न फंसे, इसके लिए हमें चाक चौबंद रहना होगा, सरकार अपने स्तर पर काम करे और दूसरी ओर समाज भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने का। उम्मीद है कि इस तरह की चर्चाएं आगे भी होंगी इस बेहद अहम मसले पर।